हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है लेवरेजेस। तो ये टॉपिक हमें क्या सिखाने की कोशिश करेगा, क्या समझाने की कोशिश करेगा और क्या जताने की कोशिश करेगा। चलिए इसके बारे में सीखते और समझते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो पहले समझते हैं कि ये लेवरेजेस होता क्या। तो लेवरेजेस एक टूल का नाम है और एक टेक्निक का नाम है। लेवरेजेस एक टूल बोल सकते हैं या फिर आप लोग टेक्निक बोल सकते हो। तो लेवरेजेस एक टूल और टेक्निक का नाम है। तो इस टूल और टेक्निक की मदद से हम लोग बिजनेस के रिस्क को एंड उसके रिटर्न को, बिजनेस के रिस्क को और उसके रिटर्न को हम लोग क्या कर सकते हैं, मालूम है? डिटेल में, डिटेल में क्या कर सकते हैं? एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज का मतलब होता है कि डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। लेवरेजेस एक टूल और एक टेक्निक का नाम है जिसकी मदद से बिजनेस के अंदर जो रिस्क है और बिजनेस का जो रिटर्न है उसको डिटेल में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि बिजनेस के अंदर जो रिस्क होता है वो किस चीज का होता है। बिजनेस के अंदर जो रिस्क होता है वो किस चीज का होता है। तो उसको बताने के पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया कि रिस्क एंड रिटर्न। अगर आपने बिजनेस के अंदर अगर रिस्क ज्यादा लिया तो रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलेगा। तो समझो अगर आपने रिस्क समझ लिया तो ऑटोमेटिकली रिटर्न भी उसके उसके जैसा ही है। तो इसलिए हम लोग पहले रिस्क के बारे में समझते हैं। रिस्क अगर आपको समझ में आ गया तो रिटर्न उससे रिलेटेड ही है, तो आपको समझ में आ जाता है। तो बिजनेस के अंदर जो रिस्क होता है ना, वो रिस्क किस चीज का है मालूम है? कॉस्ट का है, खर्चे का है। बिजनेस के अंदर जो रिस्क है वो किस चीज का है? कॉस्ट का है। तो बिजनेस के अंदर जो कॉस्ट होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है फिक्स कॉस्ट और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अभी आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठता रहेगा कि सर ये कॉस्ट कैसे रिस्क हो सकता है। कॉस्ट रिस्क का मतलब आप लोग ऐसा समझो कि मैं बिजनेस करने के लिए निकला और मेरे बिजनेस के अंदर खर्चा लगते जा रहा है, लगते जा रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है। बिजनेस के अंदर खर्चा बढ़ते जा रहा है लेकिन मेरा इनकम उससे कम है। समझो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने खर्चा किया 100 रुपए का और मेरा इनकम है समझो 50 रुपीज का। तो बिजनेस में मुझे कितने का लॉस हो जाएगा? तो 100 में से 50 को अगर मैं माइनस करूंगा तो 50 रुपीज का लॉस हो। या फिर मेरा खर्चा 200 रुपीज से बढ़ गया और मेरा जो इनकम है वो 20 रुपीज हो गया। तो 200 में से अगर मैं 20 को माइनस करूंगा तो ये 180 रुपीज का लॉस है। तो बिजनेस के अंदर जो लॉस होता है वो लॉस किसकी वजह से होता है? कॉस्ट की वजह से होता है। अगर आपका कॉस्ट अगर ज्यादा बढ़ गया ना, अगर आपका कॉस्ट ज्यादा बढ़ गया और आपका बिजनेस उस कॉस्ट को अगर रिकवर नहीं कर पा रहा है तो फिर आपका बिजनेस लॉस में जाना शुरू हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे फिर आपको अपने बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे कॉस्ट को क्या बोला गया? रिस्क बोला गया। तो बिजनेस के अंदर जो कॉस्ट होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है फिक्स कॉस्ट और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। अब ये फिक्स कॉस्ट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिसका नेचर फिक्स्ड होता है। मतलब मैं बिजनेस करूं या नहीं करूं, मुझे किसी भी हालत में वो कॉस्ट को बेयर करना पड़ेगा। मेरे पास कस्टमर आए या नहीं आए, मुझे वो पैसा देना ही देना है हर महीने या फिर हर साल। तो उस टाइप के खर्चे को बोला जाता है फिक्स कॉस्ट। सर आपने क्या बोला? कुछ नहीं समझा। मैं आपको दो एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। तो फिक्स कॉस्ट में समझो, सबसे पहला मैं एग्जांपल दे रहा हूँ रेंट का। जैसे मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, तो कोचिंग सेंटर चलाने के लिए मुझे हर महीना उसका कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। मुझे हर महीना कुछ तो कुछ रेंट पे करना पड़ता है। तो बच्चे मेरे पास पढ़ने आए या नहीं पढ़ने आए, मेरा क्लास बंद है या चालू है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी न किसी हालत में क्या करना पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट को बेयर करना पड़ेगा, मतलब मुझे पे करना पड़ेगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल ऐसा समझ सकते हैं, जैसे सैलरी। मैंने 3-4 स्टाफ को हायर करके रखा है। मैं अपने कोचिंग सेंटर में 3-4 स्टाफ को हायर करके रखा है और उनको फिक्स सैलरी पे रखा है कि मेरे पास बच्चे आए या नहीं आए, बच्चे लोग को फोन करेंगे, मैसेज करेंगे आज का बच्चा क्यों नहीं आया, किस लिए नहीं आया, उनका रिपोर्ट बनाएंगे, पेपर चेक करेंगे,
बहुत सारे जो भी ताम झाम जो ऑफिस के अंदर होते हैं उसके लिए मैंने 3-4 लोग को हायर करके रखा है। अब बच्चा मेरे पास आए या नहीं आए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे हर महीना, हर साल उन चारों का मुझे सैलरी पे करना पड़ेगा। तो ये मेरे बिजनेस का कौन सा कॉस्ट हो गया? फिक्स कॉस्ट हो गया। मतलब फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो फिक्स नेचर का होता है। ठीक है, अब समझते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो वेरी करता है प्रोडक्शन से रिलेटेड। मतलब आप लोग ऐसा समझो कि वेरिएबल कॉस्ट सीधा सीधा आपके प्रोडक्शन को बिलोंग करेगा या उससे रिलेटेड होता है। कैसे? जैसे किसी चीज का अगर प्रोडक्शन करना है तो मटेरियल का कॉस्ट लगेगा। तो समझो कि अगर मैंने प्रोडक्शन अगर ज्यादा किया तो मटेरियल का कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा। अगर मैंने प्रोडक्शन अगर कम किया तो मटेरियल का कॉस्ट भी कम लगेगा। अगर मैंने प्रोडक्शन नहीं किया तो मटेरियल का कॉस्ट ही नहीं लगेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट इस तरह होता है। मतलब आपने काम किया तो ही आपको खर्चा आएगा, अगर आपने काम नहीं किया तो आपको खर्चा आने वाला ही नहीं। तो मुझे बताओ कि बिजनेसमैन किस कॉस्ट से ज्यादा डरेगा? फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा डरेगा या वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा डरेगा? तो इसका जवाब है बिजनेसमैन फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा डरेगा। क्योंकि उसको डर लगा रहेगा कि यार मेरे पास कस्टमर आए या नहीं आए, मुझे किसी ना किसी हालत में वो कॉस्ट तो मेरे को पे करना ही है। तो बिजनेसमैन उसके लिए मेहनत करता है कि मैं एटलीस्ट इतनी भी मेहनत करूं कि बिजनेस में जो मेरा फिक्स कॉस्ट लग रहा है ना वो एटलीस्ट रिकवर हो जाए। प्रॉफिट नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरा एटलीस्ट फिक्स कॉस्ट आ जाए। तो इसीलिए बिजनेस में सबसे ज्यादा डरता किससे? फिक्स कॉस्ट से डरता है। और हम लोग इसी के बारे में सीखने वाले, समझने वाले। फिक्स कॉस्ट मतलब हम लोग के सिलेबस में वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट ही नहीं है। मतलब ये जो रिस्क की बात कर रहा है ना, और रिस्क किसकी बात करता है? कॉस्ट की बात करता है। और ये कॉस्ट किस कॉस्ट की बात करता है? फिक्स कॉस्ट की बात करता है। तो हम लोग यहाँ पे फिक्स कॉस्ट के बारे में समझने वाले। ये जो टेक्निक में हम लोग फिक्स कॉस्ट को डिटेल में एनालाइज करके पता लगाने की कोशिश करेंगे कि भाई प्रॉफिट के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझी? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो फिक्स कॉस्ट है, ये जो फिक्स कॉस्ट है, उस फिक्स कॉस्ट को भी हमने क्या कर दिया मालूम है? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कि बिजनेस के अंदर जो फिक्स कॉस्ट होता है वो दो टाइप का होता है। एक ऑपरेटिंग वाला फिक्स कॉस्ट होता है और दूसरा फाइनेंस वाला फिक्स कॉस्ट होता है। ऑपरेटिंग का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग बिजनेस, मतलब मुझे मेरे बिजनेस को अगर ऑपरेट करना है तो ये तो खर्चा मुझे करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करूंगा ना तो मेरा बिजनेस ऑपरेट ही नहीं हो सकता। तो आप लोग उसको बोल सकते हैं ऑपरेटिंग वाला फिक्स कॉस्ट। अब ऊपर जो मैंने दो एग्जांपल दिया ना, रेंट और सैलरी, ये रेंट और सैलरी ऑपरेटिंग बिजनेस का ही पार्ट। कैसे? कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, तो जब तक अगर मैं रेंट पे नहीं, बच्चे पढ़ने आए या नहीं आए, कस्टमर मेरे पास आया या नहीं आया, मेरा प्रोडक्ट सेल हुआ या नहीं हुआ, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे किसी ना किसी हालत में हर महीना, हर साल मुझे उसका रेंट पे करना ही करना। तो ये मेरे बिजनेस का ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट हो गया। मतलब बिना फैक्ट्री के, बिना ऑफिस के मैं अपने बिजनेस को रन ही नहीं कर सकता। वो जब तक होगा नहीं तब तक मैं बिजनेस कर ही नहीं पाऊंगा। तो उसका होना बहुत जरूरी है, और उसके बलबूते पे ही हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो ये मेरे बिजनेस का कौन सा कॉस्ट हो जाएगा? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। फिर उसी तरह सैलरी, अगर मुझे मेरे बिजनेस को ऑपरेट करना है, चलाना है, आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए मुझे एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। और जब तक मेरे पास एम्प्लॉयज नहीं होगा मैं अपने बिजनेस को रन ही नहीं कर सकता। तो मैंने 10 एम्प्लॉयज को हायर करके रखा है, तो हर महीना मुझे 10 एम्प्लॉयज की सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो ये भी मेरा ऑपरेटिंग बिजनेस से रिलेटेड वाला फिक्स कॉस्ट होगा। तो आपको ऐसा कुछ आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको तो सीधा सीधा सब कुछ क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको सब सिर्फ समझाने के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है। फिर दूसरा होता है फाइनेंस कॉस्ट। मतलब फाइनेंस कॉस्ट ही आपका बिजनेस का फिक्स कॉस्ट है, दूसरा टाइप होता है। अब ये होता क्या है? तो एक बिजनेसमैन को जब बिजनेस करना रहता है तो बिजनेस करने के लिए भी इसको पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर पैसा होगा ही नहीं तो बिजनेस नहीं कर सकता। तो समझो कि उस बिजनेसमैन को 10 लाख रुपए की जरूरत है, और उस 10 लाख का जुगाड़ उसने कहाँ से किया मालूम है? बैंक से लोन लेके। अगर वो बैंक से लोन लेगा तो हर साल उसके ऊपर उसको आई पे करना पड़ेगा। आई का मतलब क्या होता है? आइसक्रीम। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट। तो एक बिजनेसमैन को जब तक उसका लोन उसके ऊपर होगा तब तक, जैसे कि उसने लोन समझो 5 साल के लिए लिया, 10 साल के लिए लिया, तो 10 साल तक, 5 साल तक उसको हर साल 10% के हिसाब से बैंक वाले को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मेरा बिजनेस चले या नहीं चले बैंक वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
पर मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही करना है। तो इस टाइप के जो कॉस्ट को बोलते हैं फाइनेंस वाला फिक्स कॉस्ट। तो जैसे अगर 10 लाख का अगर मैं 10% निकालूं इंटरेस्ट, 10 लाख का 10%, तो हर साल मुझे 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। तो ये भी मेरे बिजनेस का कौन सा कॉस्ट हो गया? फिक्स कॉस्ट हो गया। तो ये दो टाइप का फिक्स कॉस्ट एक बिजनेस के अंदर होता है, और इसी फिक्स दोनों फिक्स कॉस्ट से एक बिजनेसमैन डरता है। तो सर डरता है तो ये रिस्क हो गया, ये तो पता चल गया, लेकिन इससे पता क्या चलेगा, मतलब ये टॉपिक क्या समझाने की क्या कोशिश करेगा। तो अब उसके बारे में बात करते हैं। अब ये क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया रिस्क किस चीज का है। अब ये समझते हैं कि ये जो टॉपिक हमें जो बता रहा है, समझा रहा है, वो समझते हैं। अब यहाँ पे कैसा है कि हम लोग है ना डिसीजन लेना चाहते हैं। डिसीजन मतलब आप लोग ऐसा समझो कि अगर समझो कि अगर मैंने अपना सेल्स 10% से इंक्रीज कर दी, अगर मैंने मेरा सेल्स 10% से अगर इंक्रीज कर दिया, तो ओवरऑल मेरे प्रॉफिट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? प्रॉफिट का मतलब होता है रिटर्न के ऊपर। तो रिटर्न के ऊपर उसका कितना फर्क पड़ेगा, मतलब कितना रिटर्न में चेंजेस आएगा, मतलब कितने परसेंट से वो इंक्रीज हो जाएगा, कितने परसेंट से वो डिक्रीज हो जाएगा, वो पता लगाने के लिए जो टॉपिक हम लोग को सीखना पड़ता है ना, उसी टॉपिक का नाम है लेवरेजेस। मतलब हम लोग अपने बिजनेस के अंदर कुछ चेंज करना चाहते हैं, और उस चेंज में क्या उसका मेरे रिस्क मतलब मेरे रिटर्न के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, वो हम लोग यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करेंगे, और झट से पट से अपन को उसका जवाब मिलता है। तो पता लगाने के लिए इन लोगों ने 3 फॉर्मूला इन्वेंट किए। ये 3 फॉर्मूला अगर आप लोग अप्लाई कर दोगे, तो आसानी से आप लोग मतलब बोलते हैं ना कि आप लोग अपने बिजनेस का डिसीजन बहुत जल्दी ले सकते हो। आपको डिले करने की जरूरत नहीं, मतलब आपके पास फॉर्मूला अप्लाई करते आपको जॉब मिल गया, फटक से आपको जॉब मिल जाएगा कि मैंने अगर इतना परसेंट अगर कम कर दिया, तो मेरे प्रॉफिट के ऊपर, मेरे सेल्स के ऊपर, मेरे ईपीएस के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मतलब आप लोग समझो ऐसा, जैसे मैंने प्रॉफिट के बारे में बताया कि अगर समझो कि मैंने अगर सेल्स 20% से अगर इंक्रीज कर दिया, तो मेरे बिजनेस के ऊपर उसके प्रॉफिट के ऊपर कितना असर आएगा, मतलब वो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। मेरे बिजनेस के ईपीएस वो कम हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, वो कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यही हम लोग यहाँ पे एनालाइज करने की बात करेंगे, वो भी डिटेल में। ठीक है, अब वो 3 फॉर्मूला क्या होता है अब वो समझता है। ऑपरेटिंग लेवरेजेस। तो ऑपरेटिंग लेवरेजेस अगर मुझे निकालना है, तो इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ईबीआईटी। अब ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ईबीआईटी क्या होता है, तो इसको पता लगाने के लिए ना, इसको पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, और उस इनकम स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोग आसानी से तीनों फॉर्मूले को अप्लाई करके सारा वैल्यू पता लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी आपको बना के दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आए। मतलब जब भी हम लोग लेवरेजेस का सम सॉल्व करेंगे, तो आपको सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, एक इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, वो भी शॉर्टकट वाला। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे रुपीज। ठीक है, तो हम लोग शॉर्टकट वे यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉप पे लिखेंगे सेल्स। जो आपको क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ तो कुछ हिंट आपको लिख के दिया है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का आपको सेल्स कितना लिख के दिया करके, तो वो हम लोग वहाँ पे लिख देंगे। फिर उस सेल्स में से हम लोग माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, और माइनस करने का जो आंसर मिलता है, उस आंसर को बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन। फिर इस कंट्रीब्यूशन में से हम लोग माइनस करेंगे अपने बिजनेस का फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, और ये जो फिक्स कॉस्ट होता है ना, ये ऑपरेटिंग बिजनेस का फिक्स कॉस्ट होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेंट और सैलरी जो था, वो हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग बिजनेस का फिक्स कॉस्ट है, वो यहाँ पे पहला माइनस किया जाता है। और माइनस करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा, उसको बोलते हैं ईबीआईटी। तो ईबीआईटी का फुल फॉर्म होता है, ईबीआईटी का फुल फॉर्म होता है अर्निंग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट
एंड टैक्स, तो इसको बोलते हैं अर्निंग। अर्निंग का मतलब होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है मेरा टैक्स पे करने के पहले का और इंटरेस्ट पे करने के पहले का। मतलब मुझे जो प्रॉफिट मिला, अब इस प्रॉफिट में से अब तक मैंने इंटरेस्ट का पैसा इंटरेस्ट को मैंने माइनस नहीं किया है और टैक्स का पैसा मैंने इसमें से माइनस नहीं किया। तो इसको बोलते हैं ईबीआईटी। फिर इस ईबीआईटी में से फिर आपको इंटरेस्ट वाला फिक्स कॉस्ट माइनस करना है। जो हमारा फाइनेंशियल कॉस्ट होता है, दो टाइप का कॉस्ट होता है, उसके अंदर दो टाइप का कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट। तो ये आपका फाइनेंस कॉस्ट हो गया समझो। तो ये भी आपको क्वेश्चन में इसके अंदर हिंट लिख के दिया रहेगा। और फिर इसके बेसिस पे आपका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा ईबीटी। तो ईबीटी का मतलब क्या होता है? ईबीटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अर्निंग का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट। मतलब मैंने अभी जो प्रॉफिट कमाया, इस प्रॉफिट में से मैंने अब तक टैक्स का पैसा माइनस नहीं किया, मतलब गवर्नमेंट को मैंने अभी टैक्स पे नहीं किया। अब इस प्रॉफिट में से मुझे क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसके बारे में भी आपको लिख के दिया रहेगा। तो माइनस टैक्स, तो टैक्स माइनस करने का जो आंसर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ईएटी। ईए तो ईएटी का मतलब होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। लिख के दे देता हूँ ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो ये हम लोग को पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। इसको बनाने के बाद देन फिर हमें जो फॉर्मूला पूछा जाएगा उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो लेवरेजेस में टोटल 3 फॉर्मूलाज है, आपको याद रखना है। ऑपरेटिंग लेवरेजेस, फाइनेंशियल लेवरेजेस और दूसरा कंबाइंड लेवरेजेस। तो पहले हम लोग सीखेंगे ऑपरेटिंग लेवरेजेस का होता है। तो ऑपरेटिंग लेवरेजेस अगर मुझे निकाला है तो इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईवीआईटी। तो मुझे कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा? तो सेल्स में से हम लोग अपने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे, हमें कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो वो जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसको डिवाइड करेंगे ईबीआईटी से। तो ईबीआईटी देखो यहाँ पे मतलब आप लोग ऐसा समझो कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, पहला ये आंसर है। फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस किया, फिर ये आंसर है। तो ये जो दो पहले के दो टॉप के आंसर है ना, उसी को मिला के हमने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया। क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ से लेके देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सिलसिला है वो आपका ऑपरेटिंग बिजनेस का पार्ट है। इसलिए इन दोनों का आंसर लेके इस फॉर्मूले को क्रिएट किया गया। तो यहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा, यहाँ पे जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपको टाइम्स में लिखना है। तो मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि मैंने डिवाइड कर दिया और आपका आंसर आया समझो 2.5। आपका आंसर क्या आया? 2.5। तो ये आंसर आपको क्या बताने की कोशिश करेगा, क्या समझाने की कोशिश करेगा? ये जो ऑपरेटिंग लेवरेजेस है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस के अंदर जो रिस्क होता है वो फिक्स कॉस्ट का होता है। तो एक बिजनेसमैन हमेशा फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा डरता है। तो ये 2.5 आपको क्या बताने की कोशिश करेगा? तो यहाँ पे हम लोग क्या डिसीजन क्या लेना है मुझे, मतलब यहाँ पे मुझे क्या डिसीजन लेना है वो हमें यहाँ पे समझना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर समझो कि मैं अपना सेल्स, अगर समझो कि मैं अपना सेल्स 1% से अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, 1% से इंक्रीज करता हूँ, तो मेरा ईबीआईटी जो है, ईबीआईटी ईबीआईटी वो 2.5% से क्या हो जाएगा? मतलब इंक्रीज हो जाएगा। ये जो 2.5 जो दिखाई दे रहा है, ये आपको क्या बता रहा है कि अगर आपने अपने सेल्स को 1% इंक्रीज किया तो आपका जो ईबीआईटी है, ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आप जो पैसा कमाओगे इंटरेस्ट और टैक्स करने के पहले का, वो आपका 2.5 गुना होगा। तो सेम इसी का उल्टा भी हो सकता है। अगर आपने अपने सेल्स को 1% से अगर समझो कि आपने कम कर दिया, तो आपके ईबीआईटी के ऊपर कितना फर्क आएगा? 2.5% का फर्क आएगा। तो ये आपको तुरंत इसका जवाब मिलता है। तो आपको ये सब मगजमारी करने की जरूरत है। आपने अगर अपने फॉर्मूला अप्लाई करके रखा है तो आप लोग क्विक डिसीजन ले सकते हो कि क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर मैंने 1% इंक्रीज किया तो उससे मल्टीप्लाई कर, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिलता है। अब जब मैं सम सॉल्व करूंगा ना तो आपको और क्लियरिटी आएगी। बस अभी आपको मैं ऊपर से बताऊं कि ऑपरेटिंग लीवरेजेस आपको क्या बताने की कोशिश करता है कि अगर आपने किसी भी पर्सन से अपने सेल को अगर इंक्रीज किया तो उसकी वजह से ईबीआईटी के ऊपर कितना फर्क आएगा, वो हम लोग यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया आपका ऑपरेटिंग लेवरेजेस। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं। दूसरा हमारा लेवरेजेस है फाइनेंशियल लेवरेजेस। फाइनेंशियल
लेवरेजेस। अब इसमें भी देखो फॉर्मूला वैसे ही है। तो अभी देखो, तो पहला यहाँ से स्टोरी यहाँ पे इन दोनों को कॉम्बिनेशन किया। अब उसके बाद क्या करना है, इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन करके आपको फॉर्मूला बनाना है। तो फिर फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, बन जाएगा EBIT अपॉन EBT अपॉन EBT। तो EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन EBT। क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेजेस में कौन सा कॉस्ट छुपा रहता है, इंटरेस्ट का कॉस्ट छुपा रहता है। तो देखो, तो इंटरेस्ट की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है ना। देखो, ये इंटरेस्ट इधर है, लेकिन इंटरेस्ट आपको जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट की जो स्टोरी वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो आपको इसमें से इसको माइनस करेंगे तभी तो आंसर मिलेगा। इसलिए इन दोनों का आपको कॉम्बिनेशन कर, EBIT में से आपको EBT को डिवाइड कर देना। तो आपको आपके सवाल का जो मिल जाएगा, तो समझो कि फॉर एग्जाम्पल ये आया 1.5, कितना आया 1.5। अब ये 1.5 आने के, ये 1.5 टाइम्स है, तो ये 1.5 टाइम्स आपका क्या दिखा रहा है, मतलब ये फाइनेंशियल रीजन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोग ऐसा समझो कि इंटरेस्ट की वजह से या फिर EBIT की वजह से समझो। EBIT में अगर समझो कि 2% का अगर चेंजेस आता है, EBIT में अगर समझो 2% का चेंजेस आता है, तो मेरे कंपनी का EPS का वैल्यू कितना इंक्रीज होगा और कितना डिक्रीज होगा, इसको बताने की कोशिश कर। मतलब फाइनेंशियल लेवरेजेस आपको EPS के बारे में बताता है कि आपका जो EPS है वो इंक्रीज होने वाला है या डिक्रीज होने वाला है। अगर आपने मार्केट में से बहुत सारा लोन लिया है और उसके ऊपर आप भर भर के इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो इंटरेस्ट पे करने की वजह से आपका काफी सारा पैसा वहां पे चले जाएगा। तो कंपनी का जो शेयर होल्डर है, कंपनी का जो शेयर होल्डर है, उसको ये हमेशा जानना होता है कि हम इस कंपनी का EPS कितना है, तब जाके उस कंपनी में वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। बराबर। इसलिए आपको यहाँ पे ऐसा याद रखना है कि कल को अगर आपको कोई पूछेगा कि फाइनेंशियल लीवरेज हम लोग क्यों पता लगाते हैं, तो आप लोग को इतना दिमाग में फिट कर लो कि कंपनी का EPS कितना ऊपर जाने वाला है, कितना नीचे जाने वाला है EBIT की वजह से, वो हम लोग यहाँ पे पता लगाते हैं। तो ये 1.5 टाइम्स का मतलब क्या हुआ कि अगर समझो कि मैंने 2% इंक्रीज किया, तो इसका 1.5% कर दो, तो 2 इंटू 1.5 करूंगा, तो इसका मतलब मेरा EPS 3% से इंक्रीज हो जाएगा। कितने परसेंट से, 3% से। मतलब जो आपको आंसर आएगा, जितना भी परसेंटेज आपका होगा, उसके उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑन द स्पॉट आपको उसके जवाब मिल जाएगा। मतलब फाइनेंशियल लेवरेजेस आपको EPS के बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि आपका EPS इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। ठीक है। अब उसके बाद लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला जो है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फिर नेक्स्ट है कंबाइन लेवरेजेस। नेक्स्ट क्या है, कंबाइन लेवरेज। तो इसका फॉर्मूला आप लोग एक शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं, दोनों का आंसर को कंबाइन कर देना। कंबाइन का मतलब होता है कि ओवरऑल आप पूरी स्ट्रक्चर को आप एनालाइज करने वाले, तो इसमें टोटल कॉस्ट भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो आप लोग इसको एक फॉर्मूला ऐसा बना सकते हो। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का जो आंसर आया इनटू फाइनेंशियल लेवरेज का जो आंसर है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके सवाल का जवाब मिलेगा। अगर आपको ऐसा करना है, अगर आपको दूसरे वे में करना है, तो दूसरा फॉर्मूला। तो देखो कि ऑपरेटिंग लेवरेजेस का फॉर्मूला क्या है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT इज इक्वल टू फाइनेंशियल लेवरेज। देखो यहाँ पे इंटू है ना, इंटू फाइनेंशियल लेवरेज का यहाँ पे आंसर क्या है, देखो फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन EBT। तो बस जो जो काट सकते काट दो। तो EBIT से EBTI चला गया, तो क्या बचता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। तो ये आपका फॉर्मूला हो। तो भले ही आप ये फॉर्मूला फॉलो करो या ये फॉर्मूला फॉलो करो, दोनों सिनारियों में आपका आंसर सेम आए। अब सवाल ये उठता है कि सर ये कंबाइंड लेवरेजेस आपको क्या बताने की कोशिश करता है। तो कंबाइंड लेवरेजेस भी वही आपको बताने की कोशिश करेगा कि मेरी कंपनी का जो EPS है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। किसकी वजह से मालूम है, सेल्स की वजह से। मतलब अगर मैं अपने सेल्स को 20% से अगर मैं इंक्रीज करूंगा, अगर मैं अपने सेल्स को 20% से इंक्रीज करूंगा, तो मेरी कंपनी का जो EPS है वो कितना होगा। ऑफकोर्स 20% से इंक्रीज हो जाएगा 30%। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तभी आपको समझेगा, मतलब मैं बोलने का मतलब है और ऑफकोर्स इंक्रीज होगा, कुछ तो कुछ इंक्रीज होगा। अगर मैं अपनी कंपनी का सेल्स अगर 10% या 20% अगर डिक्रीज कर दूंगा, तो उस वाले केस में मेरा EPS क्या होगा, वो हम लोग यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो सर ये तो फाइनेंशियल लेवरेजेस और कंबाइंड लेवरेजेस सेम सेम बता रहा है,
लेकिन फाइनेंशियल लीवरेजेस में आप लोग ईबीआईटी के बेसिस पे पता लगा रहे हैं। ईबीआईटी में अगर मैंने कुछ चेंज कर दिया, अगर चेंज हो गया, तो उस केस में मेरा एपीएस क्या होगा, वो हम लोग फाइनेंशियल लीवरेजेस में पता लगाते हैं। कंबाइंड लीवरेजेस में क्या है कि सेल के बेसिस पे अगर मेरा सेल्स कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग वहां पे ईपीएस पता लगाते हैं। बस इतनी चीजें अगर आप लोगों को समझ में आ गई ना, तो आप लोग आसानी से लीवरेजेस का कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन शेयर कर लूंगा, आप लोग वहां से देख चेकआउट कर लेना। तो लिख के दिया है क्वेश्चन नंबर 3A में, द डेटा रिलेटेड टू द फॉलोइंग कंपनीज एंड द डिटेल आर एज फॉलोज। तो हमें पर्टिकुलर्स लिख के दिया है ए लिमिटेड का, बी लिमिटेड का, दो कंपनी का डेटा हमें लिख के दिया है। इक्विटी शेयर्स कैपिटल लिख के दिए, दोनों कंपनी का इतना इतना है। 10% डिबेंचर लिख के दिए, दोनों का इतना इतना है। आउटपुट लिख के दिया है यूनिट्स पर एनम, मतलब ये जो डेटा लिख के दिए वो यूनिट में लिख के दिया है, और दोनों कंपनी का इतना इतना है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दोनों का उतना उतना है। फिक्स कॉस्ट दोनों का इतना इतना है, एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दोनों का इतना इतना है। ठीक है, तो बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दी ऑपरेटिंग लेवरेजेस, फाइनेंशियल लेवरेजेस एंड कंबाइन लेवरेजेस। तो अपन को तीनों लेवरेजेस निकालने के लिए बोला। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आप लोग अपने दिमाग में एक कर लो कि जब भी हम लोग लेवरेजेस का सम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट सारा का सारा डेटा अगर आपको मिल गया ना, तो आप लोग आसानी से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं सबसे पहला इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ। तो पहला इनकम स्टेटमेंट, तो यहाँ पे सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर्स, फिर रुपीज, आंसर। तो देखो, तो पहले आपको अपनी स्टोरी को ईबीटी तक लिख देना। तो पहला सेल्स लिखेंगे, फिर सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, फिर जो माइनस करके जो आंसर आता है उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन जस्ट लाइक आपका ग्रॉस प्रॉफिट है सब। फिर इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट माइनस करने जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे ईबीआईटी। फिर इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो हमें मिलेगा ईबीटी तक। तो पहले हम लोग को अपनी स्टोरी को ईबीटी तक कंप्लीट करना है, क्योंकि तीनों फॉर्मूलाज में आपको ईबीटी तक ही जंप करना है, तो इसलिए आपको ईबीटी तक ही जाना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहला हमें क्या चाहिए, सेल्स चाहिए। अब सेल्स वाला देखो टेबल में क्या लिख के दिया है, सेल्स का डेटा कहीं पे लिख के दिया है क्या? हाँ, लेकिन आपको देखो एक जगह लिख के दे ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट करके नजर आता रहेगा। देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिखाई दिया, आउटपुट के नीचे आपको लिख के दिया, देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना लिख के दिया। हाँ, तो पहले मैं जो कर रहा हूँ, सॉरी दो कंपनी का ना, तो ए लिमिटेड का रुपीस है एक साथ, एंड बी लिमिटेड का रुपीस एक साथ हो जाएगा ना, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 40 रुपीज, और हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया या कितना नंबर ऑफ यूनिट हमने मैन्युफैक्चरिंग किया, वही डेटा आपको ऊपर लिख के दे। देखो 1,01,000 और 1,20,000 नजर आ रहा है, और दोनों का सेलिंग प्राइस 40 रुपीज है, 50 रुपीज है। बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका रुपीज का आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे पहले, ए लिमिटेड का, तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो 1,01,000 इंटू इसका सेलिंग प्राइस 40 रुपये है, लिख दिया। फिर बी का कैसे करेंगे, तो बी के केस में देखो आपको कितना लिख के दिया है, 1,20,000 इंटू 50 रुपीज करेंगे, तो आपका बी का आ जाएगा। तो पहले करते हैं 1,01,000 इंटू 40, तो आता है 40,40,000, 40,40,000 और 12, तो ये आ जाएगा 60 लाख। तो आपको मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कभी भी आपको क्वेश्चन में सेल्स नहीं लिख के दिया रहेगा, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट को उसके सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको सेल्स का आंसर आता है। कभी कभी आपको सीधा लिख के दिया रहेगा, लेकिन इतना मेहनत तो आपको करने के लिए बोला ही जाएगा क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के लिख के दिया रहेगा,
तो जब भी अगर आपको सेल्स निकालना है तो क्या करना, नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देना उसके सेलिंग प्राइस से, तो आपको उसका रुपीज आता है सेल्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखो, चेक करो कि वेरिएबल कॉस्ट के बारे में लिख के दिया है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एकदम टेबल के एंड में लिखा है 20 रुपीज एंड 35 रुपीज, दिखाई दिया। पर यूनिट लिख के दिया ना, तो पर यूनिट लिख के दे तो एक यूनिट का हो गया, तो अपन को तो ओवरऑल चाहिए, तो ओवरऑल कितना नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किया गया उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो सेम यहाँ पे वैसे ही करेंगे। तो ए में हमने 1,01,000 यूनिट प्रोड्यूस किया, इनटू एक का प्राइस कितना है यहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपीज, तो मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ 1,01,000 इंटू 20, तो आंसर आता है 20,20,000 आ जाता है। अब नेक्स्ट यहीं पे सेम इसके नीचे करके दिखा रहा हूँ, तो उसमें कितना प्रोड्यूस किया 1,20,000, तो 1,20,000 इंटू 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 इंटू 35, तो आंसर आता है 42 लाख। ठीक है, तो कभी भी आपको पर यूनिट वाला डेटा लिख के दिया रहेगा तो आपको हमेशा क्या करना है, उसके नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। तो वहाँ पे आउटपुट लिख के दिया रहेगा, आपको प्रोडक्शन लिख के दिया रहेगा, लेकिन वो आपको इन यूनिट्स में लिख के दिया रहेगा, बस उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करूंगा तो मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। तो देखो ये ए लिमिटेड में 40,40,000 है सेल्स, और वेरिएबल कॉस्ट मेरा 20,20,000 है, तो इसमें इसको माइनस करूंगा तो एज इट इज वही आंसर लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 60 लाख और यहाँ पे 42 लाख, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 18 लाख, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है फिक्स कॉस्ट, तो जरा चेक करो फिक्स कॉस्ट कितना लिख के दिया आपको। तो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर लिख के दिया, देखो फिक्स कॉस्ट ए लिमिटेड का 5,10,000 है और बी लिमिटेड का 6,54,000, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 5,10,000 एंड 6,54,000, बस इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस होता है, तो 20,20,000 में से माइनस करूंगा 5,10,000, तो आंसर आता है 15,10,000, और इसमें से 6 लाख गया, तो 18 माइनस 18 लाख माइनस 6,54,000, तो आंसर आता है 11,46,000। ठीक है, अब उसके बाद इंटरेस्ट, तो देखो इंटरेस्ट का डेटा आपको कहीं पे लिख के नहीं दिया रहेगा, वो आपको स्मार्ट बन के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो देखो इंटरेस्ट का डेटा तो आपको कहीं पे भी नहीं लिख के दिया है। अब इंटरेस्ट का जो केस होगा वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखो पहला आपको क्वेश्चन में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल लिख के दी, तो कंपनी को इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर है ना जो कॉस्ट बेयर करना पड़ता है ना, वो डिविडेंड वाला कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, तो इसमें इंटरेस्ट वाला आएगा ही। फिर उसके बाद देखो आपको 10% डिबेंचर आपको नीचे लिख के दिया, 10% डिबेंचर दिखाई दे रहा है। तो ये जो 10% है ना, 10%, ये 10% ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो लेकिन सर आपको समझा कैसे, तो देखो, तो क्वेश्चन में कभी भी आपको अगर बैंक लोन लिख के दिया रहेगा, डिबेंचर लिख के दिया रहेगा, बॉन्ड्स लिख के दिया रहेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर ऐसा कुछ भी नाम अगर आपको लिख के दिया है और उसके आगे जो भी आपको परसेंटेज लिख के दिया रहेगा वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, मतलब वो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकालने में हेल्प मिलेगी, मतलब आपको हिंट लिख के दिया हुआ। तो अभी आपको कैसे निकालना है उसके अंदर, तो देखो आपको 10% डिबेंचर 9 लाख रुपीज ए लिमिटेड का लिख के दिया है, तो 9 लाख का अगर 10% अगर मैं निकालता हूँ, 9 लाख का 10% अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आता है 90,000, तो 90,000 इसमें से माइनस करेंगे। उसी तरह बी लिमिटेड में देखो डिबेंचर कितना लिख के दिया 11 लाख, और परसेंटेज आपको सेम वही अप्लाई करना है इंटू 10%, ये आ जाएगा 1,10,000, बस माइनस कर दो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, तो माइनस 1,10,000, तो आता है 10,36,000, ये हो गया फर्स्ट वाला। अब उसी तरह 15,10,000 माइनस 90,000, तो आता है 14,20,000, ये आपका आ गया एबीटी। ठीक है,
तो इस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट अगर सीधा सीधा लिख के दिया है तो आप सीधा सीधा लिख दो, अगर नहीं लिख के दिया रहेगा तो आपको इंटरेस्ट कहाँ से पता चलेगा? तो आप लोग नाम याद रखो, बैंक लोन, या फिर कभी कभी यहाँ पे टर्म लोन भी लिख के दिया रहेगा, टर्म लोन, डिबेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनके आगे जो परसेंटेज लिख के दिया रहता है वो परसेंटेज आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। वही रेट ऑफ इंटरेस्ट के अमाउंट के ऊपर अप्लाई कर देना, आपको इंटरेस्ट का कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें इसको माइनस किया, आंसर आ गया, तो हमारा डेटा पूरा फीड हो गया। बस अब पहला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहला फॉर्मूला है ऑपरेटिंग लेवरेजेस, तो उसका फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। आपको एग्जाम में शॉर्टकट नहीं लिखना, कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा लिखना है, ये शॉर्टकट में लिख सकते हो, ईबीआईटी शॉर्टकट में लिख सकते हो। तो कॉन्ट्रीब्यूशन तो जरा चेक करो, सॉरी पहले मेन फॉर्मूला लिख दिया, फिर ए लिमिटेड का करेंगे पहला, ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड का कॉन्ट्रीब्यूशन देखो कितना लिख के दिया, 20,20,000 डिवाइड बाय ए लिमिटेड का ईबीआईटी कितना है, 15,10,000। तो आपको पहले साल का जॉब मिलता है, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो 20,20,000 डिवाइड बाय 15,10,000, 20,20,000 डिवाइड बाय 15,10,000, तो आपका आंसर आता है 1.33। तो 1.34 टाइम्स कर देता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को ये समझता नहीं कैसे आया, तो देखो कैलसी पे अगर आप लोग करेंगे ना तो आंसर आता है 1.337748। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट फॉलो करना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखना है। अरे पॉइंट के बाद एक भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग दो का हैबिट रखो, तो 2 लिखेंगे। तो 2 डिजिट के बाद देखने का 5 या 5 से अगर बड़ा नंबर रहेगा ना तो एक नंबर इंक्रीज कर देंगे। तो देखो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 1.34, कैसे आया? 1.33 लिखा, लेकिन 3 के बाद देखो 7 है, तो 5 से बड़ा नंबर है, इसलिए 3 को एक नंबर इंक्रीज कर देने का, तो कितना हो जाएगा 4, तो वन आंसर। तो ये अब मैंने ए लिमिटेड का कर दिया। अब उसी तरह हम लोग को बी लिमिटेड का करने का। तो बी लिमिटेड का सेम फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना लिख के दे, 18 लाख डिवाइडेड बाय ईबीआईटी कितना है, 11,46,000 डिवाइड कर दो, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 11,46,000, तो आंसर आता है 1.57 टाइम्स। टाइम्स नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 1.57 लिखो तो भी चलेगा, दोनों ऑप्शन है, दोनों केस में आपका आंसर राइट होगा। ठीक है, तो ये मैंने ए लिमिटेड करना। अब उसी तरह दूसरा फॉर्मूला है फाइनेंशियल लेवरेजेस, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी आईटी अपॉन ईबीटी। तो सेम वापस पहले ए लिमिटेड का फॉर्मूला आपको एक ही बार लिखना है, ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड का ईबीआईटी देखो, तो ए लिमिटेड का ईबीआईटी मुझे नजर आ रहा है 15,10,000, मैं यहाँ पे लिखूंगा 15,10,000 डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो ए लिमिटेड का ईबीटी कितना लिख के दिया, 14,20,000, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 14,20,000 डिवाइड कर दो, आपके साल का जवाब मिल जाएगा। तो 15,10,000 डिवाइडेड बाय 14,20,000, तो आंसर आता है 1.06, 1.06। अब दूसरा वाला यहाँ पे करता हूँ, बी लिमिटेड सेम ईबीआईटी। तो बी लिमिटेड का ईबीआईटी देखो 11,46,000 है, तो 11,46,000 लिखा डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो ईबीटी देखो कितना लिख के दिया है, 10,36,000, बस डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 11,46,000 डिवाइडेड बाय 10,36,000, तो आंसर आता है 1.10। तो इस तरह हमने फाइनेंशियल लेवरेजेस भी पता लगा। अब उसके बाद कंबाइन लेवरेजेस यहाँ पे करता हूँ, कंबाइन लेवरेजेस। तो फॉर्मूला शॉर्टकट वाला लिखता हूँ, तो ओ एल इंटू एफ एल, ये फॉर्मूला एक ही बार लिखना है, फिर ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड का ओ एल देखो, तो ए लिमिटेड का ओ एल कितना है, 1.34, 1.34 इंटू एफ एल, एफ एल ए लिमिटेड का कितना है 1.06, मल्टीप्लाई कर दो, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो 1.34 इंटू 1.06, तो आंसर आता है 1.42। अब उसी तरह बी लिमिटेड,
तो सेम ऑपरेटिंग लेवरेजेस, तो बी लिमिटेड का ऑपरेटिंग लेवरेजेस कितना है 1.57, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1.57 इंटू फाइनेंशियल लेवरेजेस, बी लिमिटेड का कितना लिख के दिया 1.10, तो 1. मल्टीप्लाई, तो 1.57 इंटू 1.10, तो आंसर आता है 1.727 आ रहा है। तो 2 डिजिट फॉलो करना, तो 1.73 हो जाए, मतलब 2 डिजिट के बाद 5 से बड़ा नंबर रहेगा तो एक नंबर आपको इंक्रीज कर देना, तो ये आपका आंसर। तो सोचो बोर्ड एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। देखो ये बोर्ड एग्जाम का ही है, कितने मार्क्स का आया था, 15 मार्क्स का। ठीक है, समझा आपको? ओके।